हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसी हिस्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में काफ़ी गैप हो गया था, तो आज हम शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल से, क्योंकि मौर्योत्तर काल तक जो हम वीडियो लास्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ को बड़े सीधे शब्दों में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं से बता दूं कि मौर्योत्तर काल, तो यहाँ हम जैसे हमने प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांट कर देखेंगे। हम यहाँ एक हमने देखा था मौर्य पूर्व काल, एक देखा था मतलब मौर्य पूर्व काल। अगर मैं मौर्य काल को क्या मान लूँ, एक स्केल मान लूँ, मौर्य काल को अगर मैं एक स्केल मान लूँ, तो हमने देखा कि इससे पहले क्या था, मौर्य पूर्व काल, मतलब मौर्यों के आगमन से पहले का जो समय पीरियड था उसको जाना जाता था मौर्य पूर्व काल से। फिर आया मौर्य काल, जहां हमने एक शक्तिशाली साम्राज्य जो देखा था और अच्छे अच्छे शासक देखे थे, इतने शक्तिशाली कि जिन्होंने कि पूरे भारत भर में अपना जो है आधिपत्य जमाए रखा था, और इसी काल में विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। इसके बाद के काल को, जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद के काल को कहते हैं हम मौर्योत्तर काल। मतलब आपको समझ में आया। मौर्य काल को अगर मैं स्केल मान लूं, तो मौर्यों के आने से पहले का जो काल था वो मौर्य पूर्व काल था, और बाद फिर आता है मौर्य काल, और फिर जो मौर्य काल जब समाप्त हो जाता है या फिर अपने उत्तरार्ध में होता है, मतलब खत्म होने वाला होता है, उसके बाद आता है मौर्य उत्तर काल। तो यही यहाँ से हम इसको याद रखेंगे कि मौर्योत्तर काल जो है हम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण जो है, हम देखते हैं कि यहाँ भी विदेशी आक्रमण हुए थे। मतलब मौर्य पूर्व काल में जब मौर्य अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उससे पहले भी हमने विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन जब मौर्य काल आया तो विदेशी आक्रमण जो है रुक गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर विदेशी आक्रमण जो है शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि मौर्यों के आने से पहले भी विदेशी आक्रमण हुए थे और मौर्यों के बाद में भी विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन यह जो काल था मौर्य काल, इसमें विदेशी आक्रमण क्यों नहीं हुए? तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस प्रकार से मौर्य जब अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उससे पहले भी जो राजा थे भारत में, मतलब भारत में जो राजा थे वह बड़े छोटे छोटे राजा थे, और यह एक दूसरे से कटके रहते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ाई में रहते थे। यह अपने कोई उसके साम्राज्य को मिलाना चाहता है, वो उसके को मिलाना चाहता है, और इन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर एक तरह से मतलब एकजुट होकर शासन नहीं किया, और ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इसीलिए क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, विदेशियों ने यह देखा कि भाई यहाँ तो फूट पड़ी हुई है, भारत में यहाँ तो फूट पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर आसानी से राज किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे में आक्रमण किया, और आक्रमण करते ही इनको जीत लिया। तो यहाँ जैसे हमने देखा था, गांधार को 20वां प्रांत जो है बना लिया था। तो इस प्रकार से क्या है, जब फूट देखी, राजनीतिक एकता नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर आक्रमण हुए थे। कब? मौर्यों के आने से पहले। फिर बाद में क्या होता है, अब ये काल क्या है, ये मौर्य काल है। जब मौर्य काल है, यहाँ चंद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए, जिन्होंने कि पूरे भारत को एक तरह से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे पर अपना जो है एकीकृत कर दिया। जब एकीकृत साम्राज्य स्थापित कर दिया, तो अब क्या होगा, उनको पता है कि यहाँ एक शक्तिशाली शासक है, और ऐसे में जो है विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। भाई सीधी सी बात है, जहाँ कमजोर होंगे उसी का फायदा उठाकर लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ जब देखा मौर्य काल में कि बड़े बड़े शक्तिशाली शासक हैं, अशोक जैसे शासक हैं, तो इस टाइम पर जो है युद्ध नहीं हुए, मतलब विदेशी आक्रमण नहीं हुए। लेकिन जब मौर्य काल का अंतिम समय होता है, मतलब जब बड़े बड़े शासक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, यह समाप्त हो जाता है इनका शासन, तो इनके जो बाद के जो वंशज थे वह इतने शक्तिशाली नहीं हुए, और उनमें क्या है, उनमें भी आपस में फूट होने लग गई। इसीलिए जिस प्रकार से 232 बीसी में जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक थे वह कमजोर हो जाते हैं। फिर से जो भारत एक हुआ था वह आपस में बंटना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे कर जो दूर के जो राज्य थे वह स्वतंत्र होने लग जाते हैं, कलिंग जैसे राज्य। तो यह जो है अपने आप को स्वतंत्र होने लग जाते हैं, और जो पश्चिमोत्तर भारत था वहाँ के भी राजा जो थे छोटे छोटे, वह भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो ऐसे में फिर से फूट पड़ जाती है, और फिर इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर क्या होगा, विदेशी आक्रमण।
ठीक है, समझ आया आपको। बीच में हमने देखा था मौर्य काल जो पढ़ रहे थे उससे पहले हमने जैसे देखे थे कुछ ब्राह्मण वंश जो भारत में हुए थे, तो वह भी इतने शक्तिशाली वंश नहीं थे। तो इन्हीं सब का फायदा उठाकर फिर से विदेशी आक्रमण होंगे। तो अब विदेशी आक्रमण होंगे, आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि विदेशी आक्रमण कब हुए और क्यों हुए। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी आक्रमणों के कारण। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे पहला कारण तो आप समझ गए होंगे कि शक्तिशाली शासन नहीं था, शक्तिशाली शासन जो है नहीं था, मतलब एकजुट होकर लोग नहीं रहते थे। दूसरा जो इस टाइम पे विदेशी आक्रमणों का कारण था वह थी सीथियन जनजाति। तो सीथियन जनजाति जो थी यह क्या थी, यह जनजाति मध्य एशिया की एक जनजाति थी। और यहाँ जनजाति पर क्या हुआ था, जब यह जो सीथियन जनजाति थी यह कहाँ रहती थी, चीन, अफगानिस्तान और भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, या फिर मैं कहूँ तो इनकी सीमा पर रहती थी। तो अब यह जब जनजाति जो है पलायन करती है, सीथियन जनजाति अफगानिस्तान और भारत की तरफ, तो इसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो यह चीन की तरफ चली जाए, एक तो यह चीन की तरफ चली जाए। दूसरा ऑप्शन था कि यह क्या है, भारत में आ जाए। मतलब एक तो इसके पास वो था कि चीन की तरफ चले जाए, दूसरे इसके पास रास्ता था कि भारत की तरफ चली जाए। तो यहाँ पर जो चीन, अफगानिस्तान और भारत की सीमा थी, यहाँ पर कुछ शक भी रहते थे, शक जनजाति के लोग रहते थे। तो अब क्या किया, यह जो मध्य एशिया की जनजाति थी, कौन सी, सीथियन जनजाति, इसने पलायन किया। और जब यह पलायन करती है भारत अफगानिस्तान सीमा पर, तो चूंकि यह चीन की तरफ तो जा नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चीन के राजा शी हुआंगटू ने क्या कर दिया था, चीन की महादीवार का निर्माण कार्य जो है शुरू कर दिया था। और यही क्या है, इन्हीं जनजातियों के आक्रमण से बचने के लिए उसने महान दीवार जो थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका निर्माण शुरू किया था। तो ऐसे में अब यह चीन ने तो अपनी प्रोटेक्शन वॉल लगा दी थी, भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो यह चीन की तरफ ना जाके यह भारत और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ी, और यहाँ पर जो शक जनजाति थी, उस शक जनजाति को इसने भारत में धकेल दिया। लॉ ऑफ हिटेस्ट है, इसमें लात मारी, शक अंदर आ गए भारत में, और बाकी की जो सीथियन जनजाति थी उसने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान वाले इलाके में। तो चीन की तरफ जा नहीं पाई, इसलिए क्या भारत की तरफ आई, और भारत की तरफ आने पर इसने जो शक जनजाति थी उसको धकेल दिया भारत में। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जो 200 BC का काल है बाद में, वहाँ से जो विदेशी आक्रमणों का तांता सा बंध जाता है। और आप मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तक में देखोगे कितने सारे जो है विदेशी आक्रमण हुए। तो यह शक जनजाति, हुण, ये बहुत सारी जनजातियां जो है विदेशी आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके दो कारण रहे, एक तो शक्तिशाली शासन नहीं था, दूसरा सीथियन जनजाति जो थी उसका पलायन जो है हो जाता है। और उसके पलायन के क्रम में वह क्या करती है, जो शक जनजाति थी उसको भारत की तरफ धकेल देती है, क्योंकि भाई चीन की तरफ तो जाने से रहे। चीन ने तो क्या कर रखा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बना रखा था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब विदेशी आक्रमण हुए हैं मौर्योत्तर काल में, तो यह विदेशी आक्रमणों का क्रम क्या क्या था। तो एग्जाम में विदेशी आक्रमणों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो थे वह आए थे हिंदी यूनानी, सबसे पहले हिंदी यूनानी आए थे। तो हिंदी यूनानी जो थे, इन्हीं को हिंदी यूनानी कहूं, इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक, या फिर मैं कहूं इनको हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक, या फिर सेकंड जो थे वो थे शक, फिर आए पहलव, फिर आए कुषाण। तो यह चार जो थे यह विदेशी आक्रमणों के आक्रमणकारी जो थे उनका क्रम था। तो एग्जाम में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से सजाएं। तो सबसे पहले हिंदी यूनानी आए, कब, मौर्योत्तर काल में। इससे पहले हम देख चुके हैं मौर्य काल से पहले मौर्य पूर्व काल में ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे। जिस प्रकार से सिकंदर जो था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, दारा प्रथम था, तो डेरियस प्रथम, सिकंदर, जो कि साइरस द्वितीय, ऐसे ऐसे आक्रमणकारी भी आए थे। लेकिन मौर्योत्तर काल की बात करूं तो सबसे पहले हिंदी यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव और फिर कुषाण। तो इनको याद करने का इजी सा तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमको यह देखना है कि विदेशी आक्रमणों में हिंदुस्तान पर किसने आक्रमण किया। तो हिंद यूनानी। तो अब यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा नाम में कि हिंद यूनानी ये कैसा नाम है, ठीक है, आपको क्या हो रहा होगा, शक हो रहा होगा। तो हिंद यूनानी, शक हो रहा है आपको इस बात पे, हिंद यूनानी कैसा नाम है कि पहले कौन आया। तो हिंद यूनानी आपको शक हो रहा है कि पहले मतलब पहलव, और कौन आया मतलब कुषाण। तो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। अब मैं आपको यहाँ अंतर बताऊंगा कि ये हिंद यूनानी कौन थे।
तो यहाँ दो चीज़ें आपको नाम देखने को मिल रही हैं, एक होता है हिंद यूनानी और एक है यूनानी, एक है यूनानी। तो यूनानी आक्रमणकारी जो थे, जिसमें कि सिकंदर जो था, सिकंदर महान जिसको बताते थे लोग, तो सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था, तो वह तो था यूनानी। अब ये हिंदी यूनानी क्या बीमारी आ गई, तो इसको हम अंतर समझते हैं। जो यूनानी थे ना, जो यूनानी, तो भारत में सबसे पहले यूनानियों ने, मतलब ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया, लेकिन जो यूनानियों ने आक्रमण किया था वह प्योर यूनानी थे, मतलब उनकी संस्कृति, कल्चर, बोली, भाषा, तो वह पूरी की पूरी क्या थी, यूनानी पद्धति पे थी, सब कुछ भाषा वगैरह प्योर यूनानी थी। लेकिन जब यूनानी आक्रमणकारी भारत में आए, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी आक्रमण होता है तो वहाँ की जो संस्कृति या कल्चर है उसका भी आदान प्रदान होता है। तो इन्होंने आक्रमण किया, भारत में आए, कुछ दिन रहे, और यहाँ आपको एक चीज़ याद होगी कि जब सिकंदर लौट कर जाता है तो कुछ जीते हुए प्रदेश पर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर चला जाता है। तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को जो है छोड़कर चला जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर वहाँ पर राज करता रहता है, लेकिन 305 बीसी में, आप इन लास्ट वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, जब 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है, और सेल्यूकस निकेटर के साथ कुछ संधि होती है जिसमें से कि उसने कुछ हाथी जो है उसको दान दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और जो जीते हुए प्रदेश थे उनको भी वापस ले लेता है, कौन, तो वह ले लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको भगा देता है कहाँ, बाहर, भारत से। और यह जो भारत से बाहर जाता है तो यह अफगानिस्तान वाला जो इलाका था वहां पर अपना शासन जमा देता है। तो यह अफगानिस्तान मतलब भारत से सटा हुआ ही है, तो यह अफगानिस्तान वाले इलाके में शासन करने लग जाता है। और यहाँ जो यूनानी थे, क्योंकि ये तो प्योर थे, सेल्यूकस निकेटर जैसे, चंद्रगुप्त अपना सेल्यूकस निकेटर जैसे जो थे, यह प्योर यूनानी थे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने भगा दिया, तो अब यह सीमावर्ती क्षेत्र में जो है राज करने लगा। तो जब राज करने लगा तो इनके आने से कल्चर जो है वह मिक्स हुआ, और इनके कल्चर के मिक्स होने से क्या हुआ कि अब जो हिंदू कल्चर था और जो यूनानी कल्चर था वह दोनों आपस में समन्वय हो गया, मतलब वह दोनों कल्चर जो है आपस में मिक्स हो गए। तो उस कल्चर से विकसित लोग, ठीक है, मध्य एशिया के साथ व्यापार स्थापित हो गया था, तो उस कल्चर से विकसित लोगों को हिंद यूनानी कहते हैं। तो यूनानी प्योर यूनानी थे, लेकिन इन जो हिंद यूनानी थे इनमें दोनों प्रकार के कल्चर थे, हिंदू भी और यूनानी भी, मतलब ये दोनों कल्चरों को फॉलो करते थे, आपस में जो कल्चर थे वह आदान प्रदान हो गए थे। तो आपको समझ में आया होगा हिंद यूनानी और यूनानियों में अंतर। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वह हिंद यूनानियों का हुआ, ठीक है, हिंदी यूनानियों का आक्रमण होता है। उसके बाद आते हैं शक, फिर आते हैं पहलव, और लास्ट में आते हैं कुषाण। तो इस प्रकार से हम देखेंगे विदेशी आक्रमण। तो यहां से आपने देखा हिंदी यूनानी और यूनानियों में अंतर। अब सीधी सी बात तो यह थी कि यह जो लोग थे ना, विदेशी आक्रमणकारी, इन्होंने एक ही चीज़ का फायदा उठाया था, वह था भारत में आपसी फूट। और यह भारत का दुर्भाग्य था कि अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, या फिर हम कहें तो अशोक जैसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। तो ऐसे में अब क्या होगा, विदेशी आक्रमण पर विदेशी आक्रमण होते रहेंगे। तो इस प्रकार से भारत की जो एकता थी वह भी फूट में आ जाती है, मतलब उसमें भी फूट पड़ जाती है। तो यहाँ से सेल्यूकस निकेटर के बाद से नेक्स्ट वीडियो जो है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंद यूनानी जो आक्रमणकारी थे उनमें क्या क्या हुआ, कौन कौन आक्रमण करने आए थे, और किस प्रकार से उन्होंने अपने भारत में अलग अलग जगह एक ही टाइम पर शासन किया। थैंक यू।